हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 2024 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जिसका फिर से री एग्ज़ाम जुलाई 2024 में लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए देखिए, आज से हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 2024 के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को हम लोग चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू के रूप में डिस्कस करेंगे। और ये सारे के सारे जो एमसीक्यूज़ हैं ये आपके प्रीवियस ईयर में भारतवर्ष में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं में पूछे गए हैं, और साथ ही साथ कुछ नए प्रश्नों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट यह सीरीज़ है। और देखिए, आज इस सेशन में हम लोग आधुनिक भारत में शिक्षा और प्रेस के विकास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। यह सेशन कंटिन्यू चलने वाला है और इस प्रकार से पूरा मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट फॉर बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम के लिए आपका कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे और इसका लिंक फटाफट किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, सेशन हम लोग अब आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अब तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 2024 के लिए मॉडर्न हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो पोर्शन है उसमें आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास और आधुनिक भारत में प्रेस के विकास से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको कवर करेंगे। फिर हम लोग आधुनिक भारत में प्रेस के विकास से संबंधित जो एमसीक्यूज़ हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। फिर प्लीज़ फ्रेंड्स सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि और आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। पहला प्रश्न क्या है कि स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था। आंसर देखिए, सबको कमेंट करना है। इससे क्या होगा कि बेहतरीन तरीके से आपका रिवीजन होते चलेगा और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक आप जरूर सुनेंगे। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न इस तरह से भी बनता है कि अंग्रेजों द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत के पीछे क्या कारण थे। क्या कारण थे? तो ये कारण जो है आप याद रखेंगे। पहला कारण क्या था कि शिक्षित भारतीय भारत में ब्रिटिश निर्माताओं के लिए बाजार का विस्तार करने में उनकी मदद करेंगे। दूसरा कारण था कि भारत में उनके राजनीतिक अधिकार को मजबूत करने के लिए। तीसरा कारण था भारत में प्रशासन की लागत को कम करने के लिए। ठीक है ना। और यहाँ पर आपने जो आधुनिक भारत की बात आई हुई है तो आपने पढ़ा है मैकाले का स्मरण पत्र यानी कि मैकाले मिंट जिसको बोला जाता है। लॉर्ड मैकाले जो है वर्ष 1834 में भारत आया था और उसे गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के विधि सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया था। उसकी नियुक्ति सार्वजनिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष पद पर कर दी गई, जिसका कार्य प्राच्यवादी, जी हाँ फ्रेंड्स, प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी विवाद पर मध्यस्थता करना था। वर्ष 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपना प्रसिद्ध स्मरण पत्र यानी कि मिंट जो है, जिसको मैकाले मिंट कहा जाता है, गवर्नर जनरल की परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित किया। और देखिए, ये लॉर्ड मैकाले जो था, इसी के समय जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था और मैकाले के द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया है, यह भी आप जानते हैं। अच्छा, ये जो मैकाले मिंट है, मैकाले का स्मरण पत्र है, इसके मुख्य प्रावधान क्या थे? तो इसके तहत पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करते हुए यह प्रावधान किया गया कि सरकार के सीमित संसाधनों का प्रयोग जो है पश्चिमी विज्ञान तथा साहित्य के अंग्रेजी में अध्यापन हेतु किया जाएगा। सरकार स्कूल तथा कॉलेज स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी करे तथा इसके विकास के लिए कई प्राथमिक विद्यालयों के स्थान पर कुछ स्कूल तथा कॉलेज खोले गए। मैकाले ने इसके तहत अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत, जी हाँ फ्रेंड्स, मैकाले ने इसके तहत अधोगामी, यहाँ मैं लिखता हूँ अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी दिया था, जिसके तहत भारत के उच्च तथा मध्य वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना था
ताकि एक ऐसा वर्ग तैयार हो जाए जो रंग और खून से भारतीय हो लेकिन विचारों, नैतिकता तथा बुद्धिमत्ता से ब्रिटिश हो, और यह वर्ग सरकार तथा आम जनता के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य कर सके और इनके माध्यम से उनमें भी पाश्चात्य शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न हो। तो कारण क्या था इसका? तो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, भारत में अगर हम बात करते हैं तो आधुनिक जो शिक्षा है उसके संबंध में बहुत सारा आयोग का गठन किया गया था, जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। एक तो मैंने आपको मैकाले मिंट बता दिया, ठीक है ना। उसके बाद वुड डिस्पैच आपको याद होगा 1854 में वुड डिस्पैच, ठीक है ना। वुड डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी के समय लागू किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए हंटर आयोग आपको याद होगा, हंटर आयोग 1882-83 याद रखिएगा, 1882-83 लॉर्ड रिपन के समय में, ठीक है ना, लॉर्ड रिपन के समय में। उसके बाद देखिएगा, और ये जो आपका हंटर आयोग था इसी की अनुशंसा थी कि माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 2 शाखाएं हों, ठीक है। और इसके द्वारा यह अनुशंसा किया गया था कि प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण नए स्थापित जिला तथा नगर पालिका वार्डों को दिया जाए। उसके बाद देखिए भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1904 में इसका गठन किया गया था लॉर्ड कर्जन के समय में, और इसका गठन जो है रैले आयोग की अनुशंसा से किया गया था। रैले आयोग की अनुशंसा पर जो है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। उसके बाद एक सैडलर आयोग है, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग इसको कहा जाता है। इसकी स्थापना 1917 में हुई थी, 1917-1919 में, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद एक है हर्टोग समिति, हर्टोग समिति का गठन किया गया था 1929 में, ठीक है, याद रखिएगा हर्टोग समिति। उसके बाद देखिए एक था शिक्षा पर सार्जेंट योजना, 1944 में। तो ये कुछ कमीशन हैं, इनको याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लॉर्ड मैकाले संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड मैकाले संबंधित है, अभी मैंने आपको बताया है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजी शिक्षा से, ठीक है ना, अंग्रेजी शिक्षा से। मैकाले ने जो है आपका, अभी मैंने आपको बताया कि 1835 में जो है लॉर्ड मैकाले ने जो है आपको जो मैकाले मिंट है गवर्नर जनरल की परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित किया गया था, और मैकाले की अनुशंसा पर ही अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। क्लियर ना? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय क्रमशः कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? देखिए भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाने वाला 1854 का वुड डिस्पैच, याद रखिएगा वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1854 में वुड डिस्पैच लागू हुआ था, और देखिए वुड डिस्पैच जो है 1854 में किसके समय में लागू हुआ था ये भी पूछा जा सकता है, तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था, ठीक है ना। इसके अंतर्गत जो है जिलों में एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों, और 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे, और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर 1857 राइट आंसर हो जाएगा। 1854 के वुड डिस्पैच के तहत जो है याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सारे के सारे, और ऑलरेडी हमने ढेर सारे लगभग 100 वीडियोस बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए मैंने कवर कराया हुआ। अगर आपने नहीं देखा उनको तो देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मैंने प्लेलिस्ट बना करके लिंक वहाँ पर पिन कर दिया है। चलिए देखिए अगला प्रश्न कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए गए थे? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1 लाख रुपये दिए गए थे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे, सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए राइट आंसर पहले मैं बता देता हूँ, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1813, ठीक है ना। वर्ष 1813 में ब्रिटेन की संसद के द्वारा यह पारित हुआ था चार्टर अधिनियम, और इसमें भारत में शिक्षा के विकास हेतु प्रति वर्ष 1 लाख रुपये के अनुदान का प्रावधान
किया गया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु प्रारंभ में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई थी, लेकिन भारत में बढ़ते साम्राज्य तथा राजनीतिक शक्ति के कारण उसे एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता हुई जो कि प्रशासन और व्यापार के कार्यों में उसकी सहायता कर सके। और इसी के लिए जो है 1813 में जो है ब्रिटेन की संसद के द्वारा पारित चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के विकास हेतु प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये के अनुदान का प्रावधान किया गया था। ठीक है ना, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यह, इसको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। प्रथम मदरसा कहाँ पर स्थापित किया था? तो देखिए, राइट आंसर इसका बताइए पहले आप लोग, फिर मैं आपको बताता हूँ। प्रथम मदरसा जो है यह स्थापित हुआ था कब? तो याद रखिएगा 1781 में। 1781 में जो है 1781 में जो है याद रखिएगा कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के समय में। ठीक है ना, और वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही 1782 में, वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही 1782 में जोनाथन डंकन ने, किसने? जोनाथन डंकन ने, ठीक है ना, जोनाथन डंकन ने जो है बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था। तो 1781 में कलकत्ता में जो है मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा स्थापित किया गया था। ठीक है ना, कलकत्ता में। और 1782 में जो है बनारस में जोनाथन डंकन ने जो है संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। क्लियर? चलिए, अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, अभी मैंने आपको बताया था इसके बारे में। अधोमुखी यानी अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत, यानी कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, तो यह संबंधित किससे है? और यह अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत दिया था किसने? लॉर्ड मैकाले ने, जिसके तहत भारत के उच्च तथा मध्य वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना था, ताकि एक ऐसा वर्ग तैयार हो जाए जो रंग और खून से भारतीय हो, बट विचार, नैतिकता और बुद्धिमत्ता से ब्रिटिश हो। ठीक है, और यह वर्ग सरकार तथा आम जनता के मध्य एक चैन के रूप में, कड़ी के रूप में कार्य कर सके, इसके माध्यम से उनमें भी पाश्चात्य शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न हो। तो यह शिक्षा से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत किया था? राइट आंसर इसका क्या होगा, बताएंगे फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत किया था? फटाफट आंसर कमेंट करते चलिए फ्रेंड्स, और सेशन अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है। तो फ्रेंड्स, ये कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे, पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था इन्होंने, यह भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले उसके बाद देखिएगा कि किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या होगा? सब लोग बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर कमेंट करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? राइट आंसर इसका क्या होगा? सब लोग आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स, ये थे डीके कर्वे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। डीके कर्वे ने जो है बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चार्ल्स वुड का आदेश पत्र जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलिए, वुड डिस्पैच इसको कहा जाता है। 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय में यह लागू हुआ था, वुड डिस्पैच। ठीक है ना, आपको याद होगा। और इसके अनुसार अभी मैंने आपको बताया था कि जिलों में एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों और 1857 में तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास और बंबई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया था। ये शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो सबसे पहले बताइए, इसकी स्थापना कब हुआ था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की? 1784 में। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुआ था। ठीक है ना, और ये किया था किसने? बताइए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था किसने? बताइए, सब लोग आंसर कमेंट करिए।
तो किया था ये सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स ने किया था वारन हेस्टिंग्स के समय में, ठीक है ना, विलियम जोन्स ने किया था। चलिए, विलियम जोन्स ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम में किया था और इसका उद्देश्य प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देना था। और इसके अलावा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने भारतीय इतिहास को भी प्रभावित किया। इसने प्राचीन के इतिहास और संस्कृति के अध्ययन का कार्य किया, ठीक है ना। और विलियम जोन्स ने जो है अभिज्ञान शकुंतलम जो कि कालिदास का है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ठीक है ना। तो ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो भी मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? फिल्टरेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे, बताइए। तो फ्रेंड्स, ये लॉर्ड मैकाले था, ठीक है ना, फिल्टरेशन थ्योरी का प्रतिपादक। याद रखिएगा, डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी मैंने अभी आपको बताया था, अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत, यह आपका लॉर्ड मैकाले का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है, बताइए। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1884 में, ठीक है ना, 1884 में हुई थी। क्लियर, 1884 में विष्णु शास्त्री चिपलुंकर। उसके बाद बात करें तो इसमें आपके जस्टिस रानाडे भी थे, बाल गंगाधर तिलक भी थे, गोपाल गणेश अगरकर भी थे। तो यहाँ पर देखिए जस्टिस रानाडे भी हैं और बीजी तिलक भी है। तो एक से अधिक आंसर होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास ऑप्शन डी एक से अधिक और ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं उपलब्ध है। क्लियर, याद रखेंगे। हालांकि यहाँ पर बीजी तिलक ही दिया गया है, लेकिन मैंने इसके बारे में पढ़ा तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे भी हैं, गंगाधर तिलक हैं, गोपाल गणेश अगरकर हैं और एक और नाम आपको बताया था विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। हंटर कमीशन की बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, बताइए। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सब लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका प्राथमिक शिक्षा पर, ठीक है ना, प्राथमिक शिक्षा पर। और हंटर कमीशन का गठन किया गया था कब? तो आपको लॉर्ड रिपन के समय में, ठीक है ना, लॉर्ड रिपन के समय में 1881-82 में किया गया था, लॉर्ड रिपन के समय में, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि वाराणसी में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? अभी मैंने आपको बताया था कि बनारस में जो है 1882 में, बनारस में 1882 में जो है, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, 1782 में, 1800 नहीं 1782 में, ठीक है ना, 1782 में बनारस में, 1782 में जो है जोनाथन डंकन ने बनारस में जो है संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था। जोनाथन डंकन राइट आंसर होगा इसका। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न पढ़िए कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है यह पड़ी थी किससे, बताइए। तो ये 1835 का जो लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र था, मैकालेमेंट, इसी से पड़ा था, ठीक है ना, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव। और इसके तहत ही जो है शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास जो है किसने किया था? चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो इसका शिलान्यास किया था 1916 में बसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने। यहाँ पर देखिए लॉर्ड हार्डिंग दिया गया था और 1916 में ही याद रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया था, कुलाधिपति नियुक्त किया गया था इसको, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? चलिए फटाफट बताइए कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? सब लोग आंसर कमेंट करते चलिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1906 को, सदगुरुदास बनर्जी जी ने किया था। 15 अगस्त 1906 को हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा
कि निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान किया गया था? बताइए, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान किया गया था? सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए। राइट आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स? सारे के सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस जो है, इसकी सदस्यता प्रदान किया गया था माइकल मधुसूदन दत्त को। ठीक है ना, माइकल मधुसूदन दत्त को। इम्पॉर्टेंट है। चलिए, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? अभी मैंने आपको बताया था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है 1784 में किसने किया था? 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है किसने किया था? बताइए फटाफट। अभी मैंने आपको बताया था विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले स्थापना जो हुई थी किसकी हुई थी? बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा इसमें से? देखिए, तो ये कॉलेज है आपका हिंदू कॉलेज कलकत्ता। ठीक है ना, इसकी स्थापना जो है 1817 में 1817 में डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से, अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है ना। मेयो कॉलेज की स्थापना जो है, मेयो कॉलेज की स्थापना यह आपका 1875 में रिचर्ड बॉर्के ने किया था। रिचर्ड बॉर्के ने किया था। ठीक है ना, कब? तो 1875 में। और यहाँ पर देखिए, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1877 में सर सैयद अहमद खान ने किया था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय किसे घोषित किया गया था? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय किसको घोषित किया गया था? सब लोग आंसर कमेंट करेंगे। सब लोग आंसर कमेंट करेंगे। बताइए। तो फ्रेंड्स, ये किया गया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को। किसको? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को। ठीक है ना। 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी स्थापना किया था। चलिए, उसके बाद देखिए, सैडलर आयोग संबंधित है। सैडलर आयोग जो है यह संबंधित है। सैडलर आयोग संबंधित है। देखिए, सैडलर आयोग का गठन जो किया गया था ना, सैडलर आयोग का गठन यह आपका 1917 में किया गया था। ठीक है ना, 1917 में सैडलर आयोग का गठन किया गया था। और 1917 से 1919 तक याद रखेंगे, 1917 से 1919 तक। बट 1917 में इसका गठन किया गया था कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर M.E. सैडलर के नेतृत्व में। डॉक्टर M.E. सैडलर के नेतृत्व में। तो ये आपका शिक्षा से संबंधित ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, बताइए। तो फ्रेंड्स, ये कौन था? फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। तो ये चार्ल्स विल्किंस था। चार्ल्स विल्किंस था। ठीक है ना, चार्ल्स विल्किंस था। क्लियर, याद रखिएगा। और देखिए, विलियम जोन्स जिसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था, इसने जो है मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया था और अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। दोनों ध्यान रखिएगा, विलियम जोन्स ने मनुस्मृति और अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था और भगवत गीता का चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हुई थी? अंग्रेजी शिक्षा किसके शासनकाल में आरंभ हुई थी? इजी प्रश्न है, बताइए। तो अभी मैंने आपको बताया भी था कि 1835 में, क्या बताया था मैंने आपको? 1835 में जो है मैकाले की अनुशंसा पर, मैकाले की अनुशंसा पर जो है 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर विलियम बेंटिक होगा। देखिए, ये प्रश्न आ गया ना, इसलिए मैं बोल रहा था कि जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर के निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? अभी मैंने बताया था आपको 1817 में। ठीक है ना। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से किसने किया था? बताएंगे फटाफट इसका आंसर। अभी मैंने आपको बताया भी था, राजा राम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा भी जा चुका है। निम्नलिखित में से बीपीएससी टीचर एग्जाम में ही पूछा गया था। निम्नलिखित में से
किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला अभिज्ञान शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो अभी मैंने बताया था अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद और मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था, सर विलियम जोन्स ने। ठीक है ना। चलिए देखिए, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो सैडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया गया था 1917 में। ठीक है ना, 1917 में, याद रखिएगा। तो ये आपके आधुनिक भारत में जो शिक्षा से संबंधित, शिक्षा के विकास से संबंधित प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, मैंने उनको कवर करा दिया है। अब हम लोग फ्रेंड्स आधुनिक भारत में प्रेस के विकास से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। ठीक है ना, आप देख सकते हैं आधुनिक भारत में प्रेस के विकास। ठीक है, चलिए अब जूम करता हूँ। पहला प्रश्न पढ़िएगा इस चैप्टर का कि गद्दर पार्टी का पत्र गद्दर था। बताइए, गद्दर पार्टी का पत्र गद्दर था। तो सबसे पहले गद्दर पार्टी के बारे में जानिए। गद्दर पार्टी एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रवासी भारतीय शामिल थे। 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी स्थापना किया गया था। लाला हरदयाल थे इसमें, संत बाबा बसाखा सिंह दाहेदार, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, बाबा ज्वाला सिंह थे, संतोख सिंह थे, सोहन सिंह भाखना थे। मेनली लाला हरदयाल का नाम आप याद रखेंगे। ठीक है ना। गदर पार्टी को शुरू में पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन का नाम दिया गया था। पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन का नाम स्टार्टिंग में दिया गया था। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। गदर पार्टी का एक पत्र था गद्दर। ठीक है ना, गदर पार्टी का एक पत्र था गद्दर, इस चीज़ को याद रखिएगा। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। और यह गद्दर जो था, गद्दर पार्टी, इसी के इर्द गिर्द एक संगठित क्रांतिकारी समूह भी था। गद्दर का पहला अंक जो है 1 नवंबर 1913 को उर्दू में और 9 दिसंबर को, मतलब 1 नवंबर 1913 को उर्दू में और 9 दिसंबर 1913 को गुरुमुखी संस्करण इसका प्रकाशित हुआ था। ठीक है, मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। इसे युगांतर आश्रम के नाम से जाना जाता था। इस आंदोलन के संस्थापक मैंने बताया था कि लाला हरदयाल माने जाते हैं मेनली, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। चलिए, तो इतना सारा कम से कम प्रश्न आप अभी इसके संबंध में याद रखेंगे, आगे भी मैं आपको बताऊंगा। गद्दर जनरल का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो मैंने आपको बताया था कि उर्दू में। ठीक है ना। चलिए, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो था, इसके प्रथम संस्थापक कौन थे? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सब लोग आंसर कमेंट करिए, सब लोग आंसर कमेंट करते चलिए फ्रेंड्स। चलिए, उससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होते चलेगा। ठीक है ना। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, सब लोग कमेंट करिए। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो इसके प्रथम संपादक जो थे ये मनसुख लाल नजर थे। इंडियन ओपिनियन की स्थापना गांधी जी ने किया था। मनसुख लाल हीरालाल नजर इंडियन ओपिनियन के पहले संपादक थे। ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद अब हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। इंडियन ओपिनियन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो और थोड़ा सा जान लीजिएगा। इंडियन ओपिनियन अखबार गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था और इसके संपादक मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है ना। 1904 में इसके प्रकाशन कार्यालय को डरबन के निकट फिनिक्स में स्थानांतरित किया गया था। क्लियर। चलिए, और इस इंडियन ओपिनियन में गांधी जी ने, ये प्रश्न बन सकता है, इंडियन ओपिनियन में गांधी जी ने उन खराब परिस्थितियों पर प्रकाश डाला जिनमें गिरमिटिया श्रमिकों ने काम किया था। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न करिए। देखिए, सूची दिया गया है, मिलान करना है। पहले यहाँ पर आप समाचार पत्र एक तरफ देखिए और दूसरी तरफ भाषा है। तो देखिए, भारत मित्र यहाँ पर दिया गया है, भारत मित्र। तो भारत मित्र जो है ना, इसके बारे में जान लीजिए। 1878 को जो है, 1878 में भारत मित्र, 1878 में भारत मित्र जो है ये कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला हिंदी एक समाचार पत्र था। ठीक है ना। तो ए का 3 हो गया। ठीक है ना, ए का क्या हो गया? ए का 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 3 देखिए कहाँ पर देगा, ऑप्शन सी में मात्र दिया गया। ठीक है ना। बी का 4 हो गया, बी का इस तरह से मिला लीजिएगा। बी का ए का 3, बी का 4, नहीं सॉरी, ए का 3, बी का 4, उसके बाद सी का 2 और नायक बंगाली। क्लियर। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 1920 में, वर्ष बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वीवीआई क्वेश्चन है। वर्ष 1920 में
लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स, ये आपका था वंदे मातरम। 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय के द्वारा उर्दू में कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो वंदे मातरम। वंदे मातरम शीर्षक से डेली अखबार का प्रकाशन इन्होंने शुरू किया था। और लाहौर से ही लाला लाजपत राय ने एक और साप्ताहिक समाचार पत्र भी निकाला था, पीपल नाम है उसका। यहाँ पर देखिए पीपल दिया भी गया है, ठीक है ना। इसमें स्वयं लाला लाजपत राय इसके संपादक भी थे। क्लियर? तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत का पहला समाचार पत्र, अच्छा, लाला लाजपत राय की पुस्तक का भी नाम आप याद रख सकते हैं। पुस्तक है इनका अनहैप्पी इंडिया, ठीक है ना, अनहैप्पी इंडिया। और एक और पुस्तक याद रखिएगा, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ठीक है ना, डिपोर्टेशन याद रखिएगा, ठीक है। भारत का पहला समाचार पत्र, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? बताइए राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये कौन सा है? बंगाल गजट है। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट है। 1780 में जेम्स अगस्तस हिकी ने शुरू किया था, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना 1868 में दो भाई शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने किया था। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने किया था, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा। और इस समाचार पत्र पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया था और मीडिया पर नकेल कसने के प्रयास में 1878 में जो है भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम जो है लाया था, ठीक है। और इस समाचार पत्र ने अपनी निडर रिपोर्टिंग जारी रखी और 1905 में बंगाल के विभाजन का भी विरोध किया था। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए, और अमृत बाजार पत्रिका के प्रथम संपादक शिशिर कुमार घोष थे। देखिए, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? सब लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यंग इंडिया यानी कि युवा भारत, ठीक है ना। इसको कभी कभी क्या होगा, युवा भारत ऑप्शन में दे देगा। तो देखिए, युवा भारत यानी कि यंग इंडिया की शुरुआत होम रूल पार्टी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? होम रूल पार्टी ने किया था। और युवा भारत वर्ष 1919 से लेकर के 1931 तक, 1919 से लेकर के 1931 तक जो है मोहनदास करमचंद गांधी के देखरेख में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और प्रकाशित होने वाली यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। और इस पत्रिका ने कई लोगों को प्रेरित किया था, क्योंकि गांधी जी इसमें अपना उद्धरण लिखते थे, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। 1933 में, याद रखिएगा, 1933 में गांधी जी ने अंग्रेजी में एक साप्ताहिक समाचार पत्र हरिजन का प्रकाशन किया था, हरिजन का। ये भी आप साथ साथ ध्यान रख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए मिलान करना है, मिलान करके यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। चलिए, मिलान करिए, इसका राइट आंसर कमेंट करिए। तो यहाँ पर देखिएगा दैनिक जो है, दैनिक आज, ठीक है ना, दैनिक आज। तो ये आपका क्या हो जाएगा? शिव प्रसाद गुप्ता की। द लीडर किसका है? द लीडर मदन मोहन मालवीय का। नेशनल हेराल्ड जो है जवाहरलाल नेहरू का है। और द पाइनर जो है जॉर्ज एलन का है, ठीक है, द पाइनर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, कौन सा जोड़ा यहाँ पर गलत है? गलत पूछा गया है। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है, अल हिलाल और अल बलग, ठीक है ना, याद रखिएगा। लोकमान्य तिलक का केसरी, जवाहरलाल नेहरू का नेशनल हेराल्ड और महात्मा गांधी का द पाइनर, ये गलत है, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया ऑप्शन डी यहाँ पर सुमेलित नहीं है, जोड़ा गलत है, बाकी सारे सही है। क्लियर? चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्न में किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? प्रेस सेंसरशिप को लागू किया था किसने? बताइए। तो ये लागू किया था प्रेस सेंसरशिप वेलेजली ने। किसने लागू किया था फ्रेंड्स? वेलेजली ने लागू किया था, ठीक है ना। प्रेस सेंसरशिप लागू किया था वेलेजली ने। क्लियर? याद रखिएगा, वेलेजली ने।
चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, वेलेस्ली ने लागू किया था। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया था? तो इन्होंने कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया था फ्रेंड्स, बताइए, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए केसरी था, केसरी और द मराठा था इनका। मराठा अंग्रेजी में था और केसरी मराठी में था। ठीक है, चलिए ये सब पॉइंट आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बताइए, तो ये समाचार पत्र कौन था भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित? वैसे तो जेम्स अगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट प्रकाशित किया था, ठीक है ना, लेकिन यहाँ भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र, वो भारत का पहला समाचार पत्र था, बंगाल गजट। प्रश्न है कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र, तो ये हिंदू पैट्रियट था, हिंदू पैट्रियट था, याद रखिएगा, हिंदू पैट्रियट, ठीक है ना, हिंदू पैट्रियट था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह कोलकाता से प्रकाशित एक अंग्रेजी में साप्ताहिक पत्र था, ठीक है, और यह अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का जमकर के विरोध करता था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था? देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था ना फ्रेंड्स, यह लागू किया था किसने? तो यह लागू किया था लॉर्ड लेटन ने। लेटन ने इसको लागू किया था, और इसको रद्द किसने किया था, ये प्रश्न में आपसे पूछ रहा है। तो रद्द किया था इसको किसने? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया 1882 में, 1882 में, ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो हरिजन, अभी मैंने आपको बताया था कि 1933 में, 1933 में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजी में एक साप्ताहिक समाचार पत्र हरिजन का प्रकाशन किया था। तो यहाँ पर गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गांधी जी, ठीक है ना, गांधी जी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से देखिए पूछा गया है, आपके लिए नया प्रश्न भी हो सकता है कि निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज़ पत्र आरंभ किया था? कौमी आवाज़ पत्र किसने आरंभ किया था, बताइए। कौमी आवाज़ पत्र, कौमी आवाज़ यानी कि राष्ट्र की आवाज़। कौमी आवाज़ भारत में प्रकाशित होने वाला उर्दू भाषा का एक अखबार था। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के द्वारा जो है 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा, कौमी आवाज़। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करते थे? बताइए, क्रांतिकारी काल में निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए, इनमें से वंगवासी, काल और केसरी, ये सभी है, ऑप्शन यहाँ पर डी उपरयुक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बंगवासी जो है ये पंडित रामलाल चक्रवर्ती के संपादन में जो है 1890 में निकाला गया था, ठीक है, 1890 में बंगवासी पंडित रामलाल चक्रवर्ती के संपादन में। काल परांजपे का है, केसरी मराठा ये आपके बाल गंगाधर तिलक के हैं। चलिए उसके बाद देखिए, किस गवर्नर जनरल के समय में भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आपको याद होगा कि अभी मैंने आपको बताया भी था कि यह लॉर्ड रिपन के समय में 1882 में इसको निरस्त किया गया था। नील आंदोलन का जमकर के समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? नील आंदोलन का जमकर के समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो फ्रेंड्स इसके संपादक जो थे ये आपके कौन थे, बताइए। नील आंदोलन के जमकर के समर्थन करने वाले जो आपका हिंदू पैट्रियट था, इसके संपादक कौन थे? सब लोग इसका आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपके हरीश चंद्र मुखर्जी थे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से एनी बेसेंट के द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से हैं? एनी बेसेंट जी के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा दो अखबार, ये कॉमनवेल्थ है और न्यू इंडिया है, ठीक है ना। तो 1 और 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा गया है, बताइए, नहीं पूछा गया है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था ना कि कौमी आवाज़ किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का था, ठीक है ना। बाकी ये सारे सही हैं, यही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी, ठीक है।
चलिए, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहां से प्रकाशित किया गया था? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक जो पत्र है हरिजन, इसका प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को किस शहर से प्रकाशित हुआ था? तो मैंने बताया था हरिजन 1933 में प्रकाशित हुआ था और यह पूना से प्रकाशित हुआ था, ठीक है ना, पूना से, याद रखिएगा। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा। फटाफट इसका आंसर कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। चलिए, एक प्रश्न मैं आपके लिए रखता हूं, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत किया था? बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा? निम्नलिखित में से किस समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद का वकालत किया था? तो फ्रेंड्स, ये तीनों हैं, संध्या, युगांतर और काल, तीनों राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3। चलो, उसके बाद देखिएगा कि सही जोड़े बनाइए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है आपको। बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बिपिन चंद्र पाल क्या हो जाएगा यहाँ पर? न्यू इंडिया। उसके बाद अरविंद घोष वंदे मातरम। उसके बाद आपका ब्रह्म बांधव उपाध्याय, ये आपका हो जाएगा संध्या, और मोहम्मद अली कॉमरेड, ठीक है ना। तो ये 1 3 और 4 2, ये वाला जो क्रम है यहाँ पर सही दिया गया है। न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, ये आपको पहले पता है ना कि ये आप किसकी है, एनी बेसेंट की है। तो यहाँ पर बिपिन चंद्र पाल भी हो जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कौन सा सही सुमिलित है यहाँ पर? बताइए, कौन सा इसमें से सही सुमिलित है? बताइए, इसमें से कौन सा सही सुमिलित है? फटाफट बताइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे महात्मा सही सुमेलित है, 1 मिनट रुकिए, बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया गलत है, यंग इंडिया एनी बेसेंट का है। महात्मा गांधी का मूक नायक नहीं है, मूक नायक जो है ये मैंने आपको बताया था 1920 में इसका प्रकाशन हुआ था और इसके संपादक पांडुराम नंदराम भटकर थे, ठीक है। तो ये भी गलत है, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ सही है, केसरी मराठा ये बाल गंगाधर तिलक का है। तो ये वाला जो है सही सुमेलित है, ठीक है। देखिए, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबद्ध किया था? वंदे मातरम के साथ अंग्रेजी साप्ताहिक था। और उर्दू वाला लाला लाजपत राय लाहौर से, मैंने बताया था ना अभी आपको। तो ये कौन थे? अरविंद घोष थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न बीपीएससी टीचर में पूछा गया है। चले, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स देखिए, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था तारक नाथ दास ने, ठीक है ना, तारक नाथ दास ने। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र। तो देखिए, सोम प्रकाश समाचार पत्र को शुरू किया था किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किसने किया था फ्रेंड्स? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। देखिए, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? बहिष्कृत भारत को आरंभ किसने किया था? यह एक मराठी पाक्षिक था और इसका आरंभ किया था किसने? बहिष्कृत भारत का भीमराव अंबेडकर जी ने। चलो, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए, इंडिपेंडेंट दिया गया। इंडिपेंडेंट की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने किया था, तो ये वाला गलत है। बाल गंगाधर तिलक, केसरी, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, दादा भाई नौरोजी, रस्त गुफ्तार, ये तीनों सही हैं। सही नहीं पूछा गया है तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने किया था, ठीक है ना, इसीलिए ये वाला सही नहीं है। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? पटना से होता था, चलिए बताइए। तो फ्रेंड्स, यह अखबार कौन था जिसका प्रकाशन पटना से होता था? बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? सब लोग आंसर कमेंट करिए। तो देखिए, इंडियन नेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इंडियन नेशन जो था एक स्वतंत्र राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र था जो न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा भारत की राजधानी बिहार की राजधानी पटना से प्रकाशित किया जाता था, ठीक है ना। इस समाचार पत्र का प्रकाशन 1931 में शुरू हुआ था। 1932 में इसका प्रकाशन कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था
और फिर 1943 से इसे शुरू किया गया था। एक फारसी साप्ताहिक है मिरात उल अखबार, कौन प्रकाशित करते थे? मिरात उल अखबार को मिरात उल अखबार प्रकाशित करते थे। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये राजा राम मोहन राय से संबंधित है। मिरात उल अखबार बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक, उदारवादी, उग्रवादी नहीं, उदारवादी। तो उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था इनमें से कौन सा अखबार? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये अखबार जो था इसका नाम है लीडर, ठीक है ना, लीडर, मदन मोहन मालवीय का। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम में है? सुमेलित कौन है? बताइए राइट आंसर, सुमेलित कौन है? सुमेलित कौन है इसमें से? बाल गंगाधर तिलक का यहाँ पर देखिए केसरी मराठा, ठीक है ना। चलिए केसरी यहाँ पर दिया, मराठा भी बाल गंगाधर तिलक का, गलत है, महात्मा गांधी का नहीं है ये सब, तो ये वाला सुमेलित है। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर सुमेलित करना है और राइट आंसर चुन करके बताना है। सुमेलित करना है और यहाँ पर राइट आंसर चुन करके बताना है। चलिए अब सुमेलित करिए। देखिए एस ए डांगे द सोशलिस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका मुजफ्फर अहमद का नवीग हो जाएगा, गुलाब हुसैन का आपका हो जाएगा इनकलाब, और द सिंगरवेलू का हो जाएगा लेबर किसान गजट, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर इसका क्या, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चले उसके बाद देखिएगा कि 1880 के जो दशक है उसमें इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? बताइए 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। बताइए राइट आंसर क्या होगा? इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन, बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इंडियन मिरर, कमेंट करिए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये कलकत्ता से होता था, ठीक है ना। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक स्वदेश वाहिनी के रामकृष्ण पिल्लई थे, ठीक है ना, के रामकृष्ण पिल्लई, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जनरल अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? तो अभी मैंने बताया था अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित जो है ये कौन सा है? अल हिलाल है और अल बलग है, दोनों याद रखिएगा, ठीक है ना। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा हुआ था, इंडिपेंडेंट अभी मैंने आपको बताया था मोतीलाल नेहरू से इंडिपेंडेंट जुड़ा हुआ है, मोतीलाल नेहरू इंडिपेंडेंट, अभी मिलान वाला में था, सही गलत वाला में था, ठीक है ना, मोतीलाल नेहरू। इंडिपेंडेंट की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने किया था। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? मिल गया प्रश्न, इसलिए मैं बोलता हूँ जो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? उर्दू में, ठीक है ना। गदर पत्र का प्रथम अंक उर्दू में जो है प्रकाशित हुआ था। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था? नहीं छपा था किस भाषा में? इंडियन ओपिनियन, तो मैंने बताया था आपको अंग्रेजी, गुजराती, तमिल इन सब में छपा था, उर्दू में द इंडियन ओपिनियन नहीं छपा था। तो फ्रेंड्स देखिए आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास और आधुनिक भारत में प्रेस के विकास से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उनको मैंने कवर करा दिया है। सेशन को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, इसी प्रकार से चैप्टर वाइज पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट मैं आपको कवर करवा दूंगा।